स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायल ट्यूटोर। आई एम पायल एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्थी बॉडी। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने एक दूसरा चैप्टर इसका सेकंड चैप्टर किया था नई बुक का। अब हम इसका जो थर्ड चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फूड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फूड फूड क्या होता है? फूड एक एसेंशियल आइटम है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, जो एनर्जी हमको लगती है ग्रो करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फूड एक ऐसा एसेंशियल आइटम है जो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जैसे वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही फूड एक ऐसा आइटम है जो हर किसी के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए फूड एक एसेंशियल आइटम होता है जो उसकी उनकी बॉडी को लगता है ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए या फिर गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स को हम जानेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे थे, है ना। कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज उनमें होती है। हमने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पढ़ी थी प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में। वैसे ही हम यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, हर एक रीजन के अलग अलग वो चीज हम जानेंगे। ठीक है, तो फूड तो आप समझ गए हैं कि फूड एक एसेंशियल आइटम है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हमें एनर्जी के लिए लगता है, ग्रो करने के लिए फूड जरूरी होता है ना। चाहे चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, सबको फूड जो सब फूड खाते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, अब आप भारत जैसे देश में रहते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। ठीक है, काफी सारे स्टेट्स है भारत में। अब हर एक स्टेट का अपना एक स्पेसिफिक फूड होता है या फिर हर एक एरिया में, है ना, अलग अलग टाइप का फूड खाया जाता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल से लेके चलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो खाए जाते हैं, कौन सी जो क्रॉप है वो लगाई जाती है। डिफरेंट काइंड की स्टेट्स है और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड का जो फूड है वो लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर पंजाब साइड चले जाओगे तो वहाँ पे मक्की की रोटी बहुत ज्यादा फेमस होती है ना। वो लोग मक्की की रोटी ज्यादा खाते हैं, पराठे खाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप मणिपुर साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे लोग सोयाबीन से बनी चीजें ज्यादा खाते हैं। ठीक है, राइस ज्यादा खाते हैं। आप अगर कर्नाटक में चले जाओगे तो वहाँ पे लोग राइस ज्यादा फूड के तौर पर खाते हैं, रागी खाते हैं। रागी एक ज्वार, जैसे ज्वार होती है, बाजरा होता है, वैसा एक अनाज होता है। ठीक है, उसको रागी कहते हैं। उसके आटे की बनी हुई डिश ये लोग खाते हैं। ठीक है, उसको रागी बोलते हैं। और जो उड़द होती है, जो ये दाल होती है, वो कर्नाटक में ज्यादा खाई जाती है। तो ठीक है, जैसे अगर पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है, ज्यादा फेमस वहाँ पे मक्के की रोटी है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो मेज है उसका जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा होता होगा, मतलब वहाँ पे जो मक्का है वो ज्यादा उगाई जाती होगी। ठीक है, अगर वहाँ पे पराठे वराठे खाए जा रहे हैं तो वहाँ पे वीट का जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा होता होगा। वो लोग चिक्की का मतलब होता है चना, चना की जो खेती है वो भी पंजाब में बहुत ज्यादा होती है। अब कर्नाटक में अगर हम लोग इडली डोसा ज्यादा खा रहे हैं जो कि राइस से बनता है ना, इडली डोसा राइस से बनता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे राइस का जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा होगा। रागी, अगर रागी की बनी हुई डिश खा रहे हैं तो रागी का कल्टीवेशन ज्यादा होगा। मणिपुर में भी लोग राइस ज्यादा खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, यानी कि वहाँ पे जो राइस और जो सोयाबीन है वो ज्यादा उगाई जाती होंगी। अगर किसी जगह पर कोई चीज ज्यादा, किसी आइटम से बनने वाली चीज ज्यादा खाई जा रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे उसको या तो क्रॉप लगाई जाती है या फिर वहाँ पे उसका कल्टीवेशन होता है, उसकी खेती होती है। ठीक है, तो लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट खेती होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि मेज की खेती कर्नाटक में नहीं होती होगी, लेकिन अधिक मात्रा में पंजाब में होती है। ठीक है, जैसे राइस की खेती यहाँ पे भी होती है पंजाब में, लेकिन कर्नाटक में ज्यादा होती होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट खेती क्यों करी जा रही है अलग अलग जगह, इसके पीछे क्या कारण है ना। तो इसके पीछे जो पहला कारण होता है वो होता है सॉइल। ठीक है, इसके पीछे जो पहला, ये जो अलग अलग जो क्रॉप्स है वो उगाने के पीछे जो डिफरेंट डिफरेंट कारण है, उसमें जो पहला एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सॉइल, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जिस हिसाब से होती है, मिट्टी की गुणवत्ता जिस हिसाब से होती है, उस हिसाब से वहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा रीजन होता है ये डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स का अनाज वहाँ पे उगाया जाता है। जब डिफरेंट टाइप्स का अनाज जो है वो क्यों उगाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट, एक ही टाइप का अनाज क्यों नहीं उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल अलग अलग है। इंडिया में
चार पांच टाइप की सॉइल्स होती है, ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल है, तो वो सॉइल के हिसाब से उगाते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन सॉइल के हिसाब से होता है ताकि जब अनाज उगे तो वो ज्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। तो पहला कारण है आपका सॉइल और दूसरा कारण होता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस। दूसरा कारण है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। जैसे राइस है, राइस को ज्यादा कॉटन लगता है तो राजस्थान साइड तो इसकी खेती नहीं हो सकती ना राइस की, क्योंकि राजस्थान में जो बारिश की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए कर्नाटक में या फिर बंगाल साइड आप बोल लीजिए जो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पे राइस उगाया जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस एक ऐसी कंडीशंस है जिसके ऊपर निर्भर होकर लोग वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं या फिर वही क्रॉप वहाँ पे लगाई जाती है जिस हिसाब की वहाँ पे वर्षा होती है। जैसे राइस को बहुत ज्यादा पानी लगता है इसलिए ये जो खेती है ये राजस्थान तरफ नहीं की जाती है, ठीक है। वीट को ज्यादा पानी लगता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सोइल ऐसे रीजन है, उन्हीं के कारण डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाने के कारण वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाए जाते हैं। अब हम कुकिंग प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे कि समय के साथ साथ कैसे जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो चेंज होती गई है, कैसे उनमें बदलाव आए हैं, कैसे वो डेवलप हुई है, ठीक है। तो कुकिंग प्रैक्टिस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूलिनरी, ठीक है। कुकिंग प्रैक्टिस को ही हम बोलते हैं क्यूलिनरी प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने अगर आपकी दादी या फिर नानी को देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि उनको जो गैस स्टोव होता है, जो आपके घर में गैस स्टोव जो उपलब्ध होता है उनको चलाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। या फिर वो जो नई नई चीजें हैं, नए नए जो मशीन्स हैं उनको यूज करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो खाना तो वो लोग भी खाते होंगे, भले ही वो लोग पुराने हैं, ठीक है, पुराने जमाने के, लेकिन खाना तो वो लोग भी खाते होंगे, लेकिन उनको ये सारी चीजें यूज करनी नहीं आती है। और वहीं अगर आपने आपकी सिस्टर या फिर मदर को देखा होगा तो आपने देखा हो सकता है काफी लोगों के घरों में ऐसा हो कि उन लोगों को जो पुरानी चीजें हैं उनको यूज करना नहीं आता हो। तो इसके पीछे कारण होता है कि समय के साथ साथ जो कुकिंग प्रैक्टिस है उसके जो मेथड्स है वो बदलते गए। तो कुकिंग प्रैक्टिस के दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। तो जो कुकिंग प्रैक्टिस हमारी दादी नानी या फिर जो पुराने लोग यूज करते थे उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और जो मेथड आज यूज किया जा रहा है कुकिंग प्रैक्टिस के लिए जो हमारी सिस्टर्स यूज करती हैं, हमारी मदर्स यूज करती है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड, ठीक है। कुकिंग का मॉडर्न मेथड उसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा होगा कि लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, लकड़ियां जलाते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे। और मॉडर्न मेथड में गैस स्टोव यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव यूज करते हैं, काफी सारी अलग अलग मशीन आजकल आ गई है खाना बनाने के लिए जो मॉडर्न मेथड में यूज होती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा पहले चटनी वटनी कुछ भी पीसना हो, ठीक है, तो लोग सिलबट्टे का यूज करते थे। ट्रेडिशनल मेथड में लोग सिलबट्टे का यूज करते थे, लेकिन आजकल ग्राइंडर्स आ गए, ठीक है। आपकी जो मम्मी अगर चटनी वटनी पीसती होगी तो आजकल ग्राइंडर्स में पीसती होगी। तो कुकिंग प्रैक्टिस को कुलिनरी मेथड भी बोला जाता है और इसके मेन दो जो है पॉइंट, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। जो पुराने जमाने के लोग यूज करते थे उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, नए जमाने में जो मशीन्स का यूज करके खाना हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड, ठीक है। पहले ये एक बेसिक चीज थी जो आपको पता होगी कि लोग पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब वो गैस स्टोव पर शिफ्ट हो गए या फिर काफी सारी ऐसी मशीनें हैं सिलबट्टे की जगह ग्राइंडर यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेसिक चीज थी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल कुकिंग करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड क्या होते थे, कौन से ऑब्जेक्ट्स लोग यूज करते थे, एंड कुकिंग के लिए मॉडर्न मेथड में लोग क्या यूज करते हैं। पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो हमारे फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सब्सटेंस, substances in our food that help us to
ग्रो। मतलब हमारे फूड के अंदर जो फूड हम खाते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है, तो हमारे फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस से मिलकर हमारा फूड बना होता है जो हमें ग्रो करने में, हेल्दी रहने में, ठीक है, इसमें मदद करता है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स हमारे किस किस काम में मदद करते हैं, अगर ये कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है, और हम हेल्दी रहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो है हमारे फूड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कुछ सब्सटेंस होते हैं इनका हमारे फूड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एसेंशियल ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर होने में मदद करते हैं या फिर ग्रो होने में मदद करते हैं, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से शुरू करेंगे। जो हमारा पहले इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब एथलीट्स दौड़ के जब एथलीट्स रन करते हैं, ठीक है, जब उनका कोई कंपटीशन होता है, जब वो रन करते हैं तो उसके बाद जैसे ही वो उनकी जो रनिंग है वो फिनिश होती है तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। उनको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ठीक है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही एथलीट दौड़ के आते हैं और उसकी रनिंग खत्म होती है उसको ग्लूकोज दिया जाता है फॉर रीगेन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है ना, उसकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो रनिंग के दौरान खत्म हो जाती है, तो उसको तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी एनर्जी गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि इसको खाने से बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जिनमें होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है व्हीट से, व्हीट यानी गेहूं, गेहूं खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइस में मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज में मिलता है, एंड इवन जो हम लोग शुगर यूज करते हैं, ठीक है, आप सबके घर में शक्कर शक्कर यूज होती होगी, उसमें भी जो कॉमन शुगर होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक आप कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई भी एग्जांपल उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण जो भी अगर फूड आइटम खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्की सी मिठास होती है, ठीक है। तो जिन चीजों में मिठास होती है, ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जिन फूड आइटम्स में हल्की सी मिठास होती है या फिर वो स्वीट होते हैं थोड़े से, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे व्हीट हो गया, व्हीट जब आप खाएंगे तो हल्का सा मीठा होता है, राइस में हल्की सी मिठास मिलेगी, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, इन सब में क्या मिलेगा आपको, हल्की सी मिठास मिलेगी और उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, यह हमारा पहला कंपोनेंट है, ये हमारा पहला कंपोनेंट ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट, जो कि जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। और उसके लिए इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि कार्बोहाइड्रेट व्हीट में होता है, राइस में होता है, ग्लूकोज में होता है, शुगर में होता है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है फैट, उसको हम शुरू करेंगे। दूसरा कंपोनेंट है हमारा फैट, ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है हमारा फैट। आपने कभी लड्डू खाए, ठीक है, आपने लड्डू खाए, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है, बेसन होता है, ठीक है, घी होता है, ऑयल होता है। तो ये जो घी, ऑयल, ये जो चीजें लग रही हैं लड्डुओं को बनाने में, ये हमें फैट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फैट का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, ऑयल, घी, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं जो हमें फैट एक दूसरा कंपोनेंट है जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, जो हमारे फूड में होना चाहिए, ठीक है, वो है हमारा ऑयल हो गया, घी हो गया। अब इसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके। फैट होता है ऑयल में, घी में, इसके जो एग्जांपल्स है हो जाएंगे वॉलनट, ठीक है, अखरोट, नट्स, आलमंड्स यानी कि बादाम, इन सब में क्या होता है, ये ऑयल रिलीजिंग नट्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे दाने होते हैं या फिर ऐसे सीड्स होते हैं जिनसे क्या ऑयल निकलता है, ठीक है, और ऑयल से हमें मिलता है फैट। तो ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है। जैसे बादाम का तेल आपने सुना होगा, नट्स, वॉलनट्स, इन सब में से क्या निकलता है, ऑयल, ऑयल रिलीज होता है, ठीक है। और जो ऑयल और घी हम खाते हैं उनमें होता है फैट, ठीक है। तो जो फैट है वो हमारा दूसरा
कंपोनेंट है फूड का, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला था हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा फैट, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा एनर्जी गिविंग फूड था, और जो फैट है वो भी हमारा एक एनर्जी गिविंग फूड है। जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, जो क्या है एनर्जी गिविंग फूड है, जिनको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी गिविंग फूड्स के एग्जांपल आपको लिखने होते हैं, तो आप ये दोनों कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, फूड एंड कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के काफी सारे एग्जांपल्स बताए कि उसमें थोड़ी सी मिठास होती है, वो ग्लूकोज, व्हीट, मेज, ठीक है, इन सब में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। एंड जो फैट है आपको ऑयल से आपको फैट मिलता है, ऑयल ही इन सारी चीजों से, और वॉलनट, नट्स, आलमंड्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। अब आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आपके फूड में होना चाहिए वो होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ये तीसरा कंपोनेंट है जो आपके फूड में होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन आपको मिलता है मिल्क से, एग से, और भरपूर मात्रा में ऐसा फूड आइटम जिससे हमें प्रोटीन मिलता है वो होती है हमारी पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें, ठीक है। दालों से हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है हम उनको एनर्जी गिविंग फूड बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे हमको एनर्जी देते हैं, इसलिए हम उनको एनर्जी गिविंग फूड बोल रहे हैं, ठीक है। और प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कह रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि ये हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन रिपेयरिंग। प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड फूड कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं ये फूड के जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जो प्रोटीन है हमारा, जो हमें मिल्क, एग, और जो ज्यादातर हमें प्रोटीन मिलता है वो पल्सेस से मिलता है, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका होना हमारे फूड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, और उन्हें हम कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने तीन टाइप के कंपोनेंट्स अभी तक पढ़ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। अब जो हम चौथा कंपोनेंट पढ़ने चाह रहे हैं उसको हम बोलते हैं विटामिन, ठीक है। जो चौथा हमारा कंपोनेंट है वो है विटामिन, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि किसी किसी के मसूड़ों से खून आने लगता है। आप जैसे दांत होते हैं, दांत के आसपास जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग उनको किस कारण से होती है, उन्हें क्या बीमारी इसको बोलते हैं, ये ब्लीडिंग होने होती है, ये क्या कोई बीमारी है, तो ये एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। जो ब्लीडिंग गम्स की जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे जो गम्स हैं जो ब्लीड करते हैं, ठीक है, गम्स यानी कि हमारे जो मसूड़े हैं उनमें से जब खून आने लगता है, उस बीमारी को हम बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। और ये स्कर्वी हमें होती क्यों है? स्कर्वी हमें होती है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की जो मात्रा है जब वो कम होती है तो हमें स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हमारे जो गम्स है वो ब्लीड करने लगते हैं, ठीक है। तो और भी सिर्फ विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, ऐसे काफी सारे विटामिन होते हैं। और जब ये विटामिन की जब हमारे अंदर कमी होती है तो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमको फेस करनी पड़ती है। तो विटामिन भी हमारे फूड में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में भागीदार होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉर्मली एग्जांपल लेके बताया कि विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होती है, जो आपके जो मसूड़े हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन तो काफी सारे टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हमको होती है। विटामिन सी की कमी के कारण हमको होती है स्कर्वी, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। इससे बचने के लिए विटामिन सी की मात्रा को कंप्लीट करने के लिए हमें खाना चाहिए सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है।
अब आप बोलेंगे ये सिट्रस क्या होता है, ये कौन सा नया फ्रूट आ गया। सिट्रस खट्टे, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। जिन फ्रूट्स में थोड़ी सी खटास होती है उन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर होता है विटामिन सी। तो अगर आप लेमन, ऑरेंज ये सब कुछ खाएंगे तो आपको इस करने की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि विटामिन एक अदर ऐसा कंपोनेंट है, जैसे प्रोटीन जरूरी है हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग के लिए, एनर्जी गिविंग फूड्स के लिए फूड जरूरी है, सॉरी फैट जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए जो विटामिन है वो भी जरूरी है। विटामिन काफी सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे अगर विटामिन सी की मात्रा हमारी बॉडी में भरपूर होगी तो हमें कभी स्कर्वी नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन होते हैं, ठीक है, अगर वो हमारी वो किन किन चीजों में हमें मिलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे हमने विटामिन सी का देखा, विटामिन सी लेमन एंड ऑरेंज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेमन एंड ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट है, यानी कि खट्टे फल हैं, ठीक है। उनके अंदर विटामिन सी होता है, उनको खाने से स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, ठीक है। वैसे जो दूसरे विटामिन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी कमी होने के कारण कौन सी जो बीमारी है वो हमें हो सकती है, और क्या चीजें खाने से मतलब वो किन प्रोडक्ट्स में होते हैं, किन फूड आइटम्स में होते हैं जिनको हम खाएंगे तो जो हमारी बीमारी है। अभी हमने देखा चौथा कंपोनेंट, ठीक है, जो हमारे फूड में होना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है विटामिन, ठीक है। तो हमने विटामिन सी के बारे में भी पढ़ा। अभी हम कुछ ऐसे विटामिन पढ़ेंगे जिनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है और वो किन फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो जो विटामिन ए है, ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में होगी तो हमारी विजन चली जाएगी। विजन यानी कि होती है आंखों की रोशनी। हम अपनी आंखों की रोशनी को कमजोर करते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई नहीं होता है। और विटामिन ई पाया जाता है पपाया एंड मैंगो में, ठीक है। अगर विटामिन बी से हमें बेरी नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है, और वो पाया जाता है नट्स एंड सीड्स में। मैंने यहाँ पे विटामिन सी को मेंशन नहीं किया है क्योंकि विटामिन सी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। और बाकी जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिनमें खटास होती है उनमें विटामिन सी पाया जाता है। एंड अब जो चौथा विटामिन है हमारा वो है विटामिन डी, जिसकी कमी के कारण रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स एक बीमारी होती है और इसकी मात्रा को हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए सनलाइट लेनी चाहिए और आंवला खाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनके अंदर ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। ये बीमारियां हैं जिनकी कमी से ये बीमारियां होती है, ये कुछ विटामिन है, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, प्रोटीन एंड हमने पढ़ा विटामिन। अब जो पांचवा हमारा कंपोनेंट है वो है मिनरल्स, ठीक है। पांचवा कंपोनेंट है हमारा मिनरल्स। अभी मिनरल्स क्या है? मिनरल्स के एग्जांपल है कैल्शियम एंड आयोडीन, ठीक है। मिनरल्स हमारा पांचवा कंपोनेंट है जो हमारे फूड में होना एसेंशियल जरूरी है, ठीक है। मिनरल एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो हमारे फूड में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है कैल्शियम और आयोडीन, ठीक है। आपने गोइटर नाम की अगर एक बीमारी के बारे में सुना हो, गोइटर एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो गला होता है ना, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जो गला होता है वो फूल जाता है लोगों का, तो उसको बोलते हैं गोइटर। और इससे बचने के लिए आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए हमारे फूड में, ठीक है। तो गोइटर से बचने के लिए किसकी मात्रा हमारे फूड में होनी चाहिए? आयोडीन की मात्रा। तो मिनरल पांचवा ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे फूड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और ये जो विटामिन है और जो मिनरल्स है, ये जो लास्ट के जो दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं विटामिन एंड मिनरल्स, इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, ठीक है। पहला जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था वो पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, उसको हम बोल रहे थे एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा हमारा था फैट, उसको भी हम बोल रहे थे एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि वो दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। जब हमारा तीसरा कंपोनेंट था वो था प्रोटीन, ठीक है, उसे हम बोल रहे थे बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है या फिर बॉडी को बिल्ड होने में मदद करता है। जब हमारा चौथा और जो पांचवा कंपोनेंट जिनके बारे में हमने पढ़ा, एक है विटामिन, ठीक है, और एक है हमारा मिनरल्स।
ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। काय से प्रोटेक्ट करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियों से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ई हमें लॉस ऑफ विजन से बचाता है, विटामिन बी हमें बेरी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है, विटामिन डी हमें रिकेट्स से बचाता है, एंड विटामिन सी हमें स्कर्वी से बचाता है, हमारे मसूड़े जो ब्लीड करते हैं उससे बचाता है। और मिनरल्स अगर हमारे इसमें होगा, मिनरल्स अगर हमारे फूड में होगा तो गोइटर जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, इसलिए विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट क्यों कह रहे हैं? ये जो 5 चीजें हमने पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनको हम न्यूट्रिएंट क्यों कह रहे हैं? न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो हम न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस से। तो जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रोथ में, ठीक है, रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं, या फिर हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस से बचा रहे हैं, वैसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। और न्यूट्रिएंट हम पढ़ चुके हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा फैट, तीसरा पढ़ा हमने प्रोटीन, और चौथा हमने पढ़ा विटामिन, और पांचवा हमने पढ़ा मिनरल्स, ठीक है। ये 5 है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट जो हमें ये इन सब कामों में मदद करते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, द फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, तो ये हमारे हैं एनर्जी गिविंग, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये है एनर्जी गिविंग, प्रोटीन है हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, और विटामिन एंड मिनरल्स हमारे प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट थे, ठीक है, जो हमें एनर्जी देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर होने में हेल्प करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस से बचाते हैं, है ना। जो प्रोटीन विटामिन और जो मिनरल है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस से बचाते हैं। 2 जो बीमारियां हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, एक होता है स्कर्वी जो विटामिन की कमी से होता है, एक हमने पढ़ा था गोइटर, ठीक है, जो मिनरल की कमी से होता है जैसे कि आयोडीन, ठीक है। और बाकी के जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो भी हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट मेजर न्यूट्रिएंट हैं। आपको ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है न्यूट्रिएंट की, ये भी याद होनी चाहिए, और मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं वो भी याद होने चाहिए, कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट किस प्रोडक्ट में पाया जाता है वो भी आपको याद होना चाहिए। आप हम एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो आपका व्हीट में होगा, राइस में होगा, ग्लूकोज में होगा, ठीक है। फैट आपको मिलेगा वॉलनट में, आलमंड में, जो भी ऑयल रिलीजिंग सीड होते हैं, ठीक है, जिनमें से ऑयल निकल सकता है, जैसे आलमंड हो गया, नट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, उसमें आपको फैट मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन आपको मिलेगा मिल्क में, एग में, ठीक है, मीट में, पनीर में, कुछ एनिमल प्रोडक्ट होंगे जैसे पनीर हो गया, मीट हो गया, इनमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। विटामिन आपको मिलेगा सनलाइट में, ठीक है, आपको काफी सारे फ्रूट्स में मिलेगा विटामिन, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आपका पपाया हो गया, है ना, इन सब में आपको विटामिन देखने को मिल जाएंगे। और जो मिनरल्स होंगे वो आपको मिलेगा कैल्शियम, आयोडीन, इन सब में आपको जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती है उनमें आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। जो लीफी वेजिटेबल्स होती है जैसे स्पिनच हो गया, ठीक है, आपका मेथी अगर आपने खाई तो मेथी हो गया, ठीक। तो इन सारी ये एग्जांपल्स हैं इन मेजर न्यूट्रिएंट के। तो जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, ठीक है, हमने बोला था कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वो कंपोनेंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी, ठीक है, कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक होता है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है,
एक होता है डाइटरी फाइबर्स जिनको हम रफेज कहते हैं, और एक होता है वाटर। ये दो और भी ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो तो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनमें से जो पहला है वो है हमारा डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, और है हमारा दूसरा वाटर। जैसे वो 5 न्यूट्रिएंट हमने पढ़े थे वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, वो हमारे फूड में होना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। वैसे ही ये जो दो चीजें हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। एक होता है डाइटरी फाइबर्स और एक होता है वाटर, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स हमें मिलती है लीफी वेजिटेबल्स से, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स हमको मिलती है लीफी वेजिटेबल से। और वाटर तो आपको पता है काफी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनमें वाटर होता है काफी ज्यादा मात्रा में। और बाकी वाटर जो हम नॉर्मली पीते हैं उसके थ्रू हमें हमारी बॉडी को वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, इन दोनों को हम न्यूट्रिएंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट था तो इन्हें हम न्यूट्रिएंट नहीं कह सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, बट फिर भी ये एक ऐसे कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक होता है डाइटरी फाइबर और एक होता है हमारा वाटर, ठीक है। और आपने देखा होगा स्टूडेंट जब भी हमारे घरों में सब्जियां आती हैं हम सब्जी बनाते हैं तो या तो उनको धोते हैं, है ना। कुछ सब्जी ऐसी होती है जिनको छील कर बनाया जाता है, जैसे आलू हो गया, है ना। काफी सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम छील कर बनाते हैं, लेकिन धोने से और छीलने से जो इनके अंदर के जो विटामिन होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं उनको काफी ज्यादा मात्रा में हम खो देते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस है जो करना जरूरी है, क्योंकि आजकल केमिकल से भरपूर हमें फ्रूट्स मिलते हैं मार्केट में, जो नेचुरल है वो नहीं मिल रहा है कुछ भी, है ना। केमिकल से उगाए जाते हैं या फिर उनको इंजेक्शन दिया जाता है जल्दी ग्रो करने के लिए, तो उनको धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट, आप सब लोग बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट हम लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब समझते हैं आप, जैसे अगर आप जैसे दुकान पर जाते हैं, अभी तो आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन पहले के जमाने में अगर आप कभी आपने देखा हो, ठीक है, या फिर पुरानी दुकानों पर कभी आप देखना वहाँ पे तराजू होता है, ठीक है। वहाँ पे एक तरफ सामान रखा होता है जो भी आपको खरीदना होता है, मान लो आपको 2 किलो चावल खरीदने हैं तो 2 किलो चावल, और इधर यहाँ पे रखा होता है एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैथ्स में आप पढ़ोगे क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो कोई भी एक वजन इस तरफ रखा होता है और फिर उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। अब बैलेंस डाइट यानी कि खाना, ठीक है, वही जो आप रोज खाना खाते हो ग्रो करने के लिए उसे ही हम डाइट कहते हैं, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है, उसी को हम बैलेंस डाइट कह रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है ना। और बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि पेट भर के खाना खाते हैं तो वो बैलेंस डाइट हो गया, नहीं, उसे हम बैलेंस डाइट नहीं बोलते। बैलेंस डाइट हम उस डाइट को बोलते हैं या फिर उस फूड को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं जिनके अंदर परफेक्ट मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि परफेक्ट मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट हो जितना हमारी बॉडी को चाहिए, और परफेक्ट मात्रा में उसमें फैट हो, परफेक्ट मात्रा में उसमें प्रोटीन हो। ये सारे जो 5 न्यूट्रिएंट हमने पढ़े थे, और बाकी डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये भी जब ये किसी भी फूड में किसी भी फूड इंग्रेडिएंट में जब ये परफेक्ट मात्रा में होता है तो हम उसे एक बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बच्चे हैं, ठीक है, 10-12 साल के आप भी होंगे, और जो आपके दादाजी हैं, जो आपके ग्रैंडफादर है, वो हो सकता है 60-70 ईयर्स के हों, ठीक है। तो उनकी जो बैलेंस डाइट होगी और जो आपकी बैलेंस डाइट होगी, क्या वो सेम होगी? नहीं, सबको अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से बैलेंस डाइट लगती है। यानी कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो लगता हो वो ज्यादा लगता हो, लेकिन जो आपके जो ग्रैंडफादर है उनको हो सकता है प्रोटीन ज्यादा लगता हो। तो जो बैलेंस डाइट हम बनाते हैं वो हम एज के अनुसार भी बनाते हैं, ठीक है। मतलब हर एक की बॉडी का अलग अलग कंजप्शन होता है। कंजप्शन का मतलब होता है खाना खाने की क्षमता, ठीक है। तो जितना वो कंज्यूम कर पाता है उसकी क्षमता को हम कंजप्शन कहते हैं। तो हर किसी की बॉडी का अलग अलग कंजप्शन रेट होता है, ठीक है। तो उसी को हम बैलेंस डाइट कह रहे हैं कि हमारे फूड में उन सारे न्यूट्रिएंट की मात्रा एक ऐसी क्वांटिटी में हो जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे, ना ही कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जो हमें नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। अगर फैट ज्यादा होगा तो क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी का क्या मतलब होता है?
ठीक है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगर हमारे फूड में जो भी डाइट हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, अगर उसमें उस बैलेंस डाइट में अगर फेट की मात्रा ज्यादा होगी तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी नाम की बीमारी यानी कि मोटापा, ठीक है। और मान लो कि किसी की बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट ही नहीं है, ठीक है, ना तो उसके फूड के कोई अगर खाना खा रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, फेट ही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं है, ठीक है, तो उसको तो ओबेसिटी होगी ही नहीं। तो उसको कौन सी बीमारी लग सकती है? उसको हो जाता है कुपोषण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुपोषण। अगर बैलेंस डाइट खाना हम नहीं खाएंगे, बैलेंस में हम खाना नहीं खाएंगे, वैसे न्यूट्रिएंट हम जो 5 न्यूट्रिएंट हमने पढ़े हैं, अगर वो सही मात्रा में हमारे फूड में नहीं होंगे तो हम हो जाएंगे कुपोषण के शिकार, ठीक है। तो हमारे फूड में ये 5 न्यूट्रिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इतनी भी मात्रा में नहीं होना चाहिए कि हमें ओबेसिटी हो जाए, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अगर मान लीजिए मिठास, ठीक है, अगर मीठे की मात्रा हमारे खाने में ज्यादा होगी तो हमें क्या हो जाएगा, है ना, हमें काफी सारी जो स्वीट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, है ना, वो हो जाएगी ना। और अगर हमारे फेट की मात्रा ज्यादा होगी तो ओबेसिटी हो जाएगी, और अगर इन न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होगी तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। आपने काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे, जैसे अगर आपने कभी भिखारी देखे हो, ठीक है, मंदिर के बाहर, या फिर तो उनके बच्चे अगर आपने देखे हो ना भिखारियों के, तो वो ज्यादा ऐसे पतले होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पतले होते हैं वो लोग। हाँ, तो जो बेकारियों के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं, या फिर वो कुपोषित होते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको रोज खाने को मिल जाए, वही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और बाकी ये तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो ऐसा फूड रोज खाएं जिनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भरपूर हो, ठीक है। तो उनको जो मिलता है वो रोज वो वही खा लेते हैं। हो सकता है कभी उनको ऐसा फूड मिल जाए जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा भरपूर हो, कभी उनको ऐसा खाना मिले जिसमें न्यूट्रिएंट हो ही ना, ठीक है। तो इन सारी चीजों के कारण, न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण फूड में वो कुपोषण का शिकार होते हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि बैलेंस डाइट जो लेना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कभी आप डॉक्टर के पास भी गए हो तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन से आप इसको समझ लीजिए। बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट नेसेसरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है, मतलब बैलेंस डाइट ऐसा खाना होता है जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा हो, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट की मात्रा हो। कौन से न्यूट्रिएंट? जो हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए हमारे फूड में? कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स का मतलब होता है अनाज। मिलेट्स का मतलब होता है अनाज। कैसे? अब कैसे अनाज? अनाज तो काफी सारे होते हैं। न्यूट्रिशन रिच, ठीक है, न्यूट्रिशन रिच यानी कि न्यूट्रिशन से भरपूर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, जो भी हमने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जो भी हमने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, वो जिन अनाजों में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिलेट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल है ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। ज्वार, बाजरा एंड रागी ऐसे अनाज है जिनके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा जो होती है वो भरपूर होती है, ठीक है। तो मिलेट्स आप समझ गए, मिलेट्स किसे कह रहे हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। क्यों ज्वार, बाजरा, रागी, वीट ये सब खाने को कहते हैं? घर का खाना खाने को क्यों कहते हैं? क्यों जंक फूड खाने को मना करते हैं? क्योंकि जो जंक फूड हो गए, आपके नूडल्स हो गए, या फिर जो भी आप बाहर खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा नहीं होती है, या फिर बाहर वो एक बेकार तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए डॉक्टर्स आपको प्रेफर करते हैं कि आप घर का खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, ठीक है, न्यूट्रिशन से भरपूर जो खाना हो आप वो खाएं, ठीक है। और आप रोटी ज्यादा खाएं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये अलग अलग अनाज आप खाएं, ठीक है।
आप काफी बड़े बड़े लोगों को देखेंगे कि वो ज्वार बाजरा की रोटी खाना प्रेफर करते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो कुछ भी खा सकते हैं, फिर भी वो यही सारी चीजें खाते हैं, अपने डाइट के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है एक अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब हम इस जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे कि हमारे घर में जो खाना बन रहा है, हम जो रोटी खा रहे हैं, जो चपाती खा रहे हैं, वो हमारे घर तक पहुंच कैसे रही है। ठीक है, मतलब रोटी, ठीक है, आपने रोटी खाई है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि हाँ रोटी खाने में खाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो कैसे बनी है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको इस लेक्चर में अभी लास्ट टॉपिक में बता रही हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे प्लेट में जो फूड हमें मिल जाता है, हमारे प्लेट में जो रोटियां हमें खाने को मिल जाती है, वो आखिर हम तक पहुंचती कैसे है। ठीक है, तो पहला जो है फार्मिंग, सबसे पहले होती है उसकी फार्मिंग, किसी भी चीज की फार्मिंग। जैसे अगर आप गेहूं बो रहे हो, ठीक है, गेहूं आपने बो दिया तो उसको पहले उसकी फार्मिंग तो करनी पड़ेगी ना, किसान उसको सीड डालेगा, फिर वो बड़ी होंगी, पानी डालेगा, काफी सारी प्रोसेस होती है, काफी सारी चीजें होती है ना, खाद डालेगा, पानी डालेगा, फिर वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फार्मिंग। जो किसान खेतों में अनाज उगाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्मिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि गेहूं पक के तैयार हो गया। ठीक है, अब गेहूं पक के तैयार हो गया, लेकिन वो है तो पौधे ना, जो गेहूं है वो तो पौधे हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो वैसे ही तो हम खाना बना के या फिर रोटी बना के खा नहीं लेंगे, तो उसके लिए जरूरी होता है गेहूं की विनोइंग एंड थ्रेशिंग करना। विनोइंग एंड थ्रेशिंग का मतलब होता है कि अनाज का जो दाना है, जो गेहूं है, उसको पौधों से अलग करना। ठीक है, अब गेहूं तो इतने लंबे लंबे से होते हैं ना, लंबे लंबे से पौधे होते हैं गेहूं के, तो उस दाने को पौधों से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं विनोइंग एंड थ्रेशिंग। ठीक है, विनोइंग एंड थ्रेशिंग में जो दाना है वो उसके पौधे से अलग किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है उस पौधे से। ठीक है, फिर होता है स्टोरेज। अब जब हम सीड्स निकालेंगे तो उसको कोई ऐसी जगह स्टोर करना पड़ेगा ना जहाँ पे मॉइस्चर ना हो ज्यादा। ठीक है, अगर नमी होगी तो खराब हो जाएगा, दाने जो है वो हमारे खराब हो जाएंगे, तो उसको एक सफिशिएंट ऐसी जगह पे स्टोर करना जहाँ पे मॉइस्चर ना लगे उसमें। ठीक है, एक अच्छी जगह पर उसको स्टोर करना, तो वो वाली प्रोसेस है हमारी स्टोरेज। देन उसको पैकिंग करना पड़ेगा, उसकी उसकी पैकिंग करना पड़ेगा, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग अमाउंट में उसकी पैकिंग होगी। देन अब ऐसा तो है नहीं कि किसी मान लीजिए गुजरात में कोई किसान है। ठीक है, गुजरात में कोई किसान है, उसने गेहूं उगाया, लेकिन हम मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो हम क्या गुजरात लेने चले जाएंगे गेहूं? नहीं ना, मतलब गुजरात कैसे चला जाएगा कोई, या फिर चलो कोई चला भी जाएगा, लेकिन मान लीजिए हर कोई तो नहीं जा सकता, हर कोई नहीं जा सकता और हर बार नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो है कि ट्रांसपोर्ट टू शॉप, उसको ऐसे विभिन्न कोनों में पहुंचाना, मतलब अलग अलग दुकानों में पहुंचाना, ताकि वो लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो पाए, कोई भी उनको कहीं से भी खरीद पाए। ठीक है, तो उनको शॉप पर ट्रांसफर करना। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो जैसे ही शॉप पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसको हम खरीदेंगे, जैसे नॉर्मली लोग खरीदते हैं, शॉप से किराना खरीदते हैं, तो उसमें गेहूं चावल ये सब कुछ खरीदते हैं, आटा खरीदेंगे। ठीक है, आटा खरीदने के बाद उसकी जो है आपको रोटी मिलेगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी लंबी प्रोसेस से होके जब एक दाना जब इतनी लंबी प्रोसेस से होके गुजरता है, तब हमारी प्लेट में हमें रोटी खाने को मिलती है। ठीक है, काफी सारी प्रोसेस होती है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मिंग होती है, अनाज उगाया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, जो अनवांटेड चीजें हैं पौधे की, जो अनवांटेड चीजें हैं वो सीड से अलग की जाती है थ्रू विनोइंग एंड थ्रेशिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद उसको एक अच्छी जगह पे स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पर या फिर स्टोर पर ट्रांसफर किया जाता है। देन हमें एक अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। पहले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है। जो न्यूट्रिएंट एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारी फूड में होना जरूरी है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रदान करते हैं। काफी सारे न्यूट्रिएंट हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। अगर उनकी कमी से जो बीमारियां होती है वो बीमारियां हमने देखी। किस न्यूट्रिएंट को क्या कहा जाता है वो हमने देखा। ठीक है, न्यूट्रिएंट को देखने के बाद हमने बैलेंस डाइट देखी कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। अगर बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है
जिनमें हम न्यूट्रिएंट से भरपूर जो फूड है वो खाते हैं, अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, कम होंगे तो हमें किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी, हमने वो पढ़ा है। ठीक है, काफ़ी सारे विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हमने पढ़ी हैं, हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा है। मिलेट्स जो ऐसे अनाज होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो भरपूर होती है, जैसे बाजरा, रागी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हमारे घर में जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारी प्लेट तक कैसे पहुंच रहा है, कौन सी प्रोसेस से होके जो खाना है वो हम तक पहुंच रहा है, वो प्रोसेस हमने इस चैप्टर में कवर किया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पायल ट्यूटोर्स। थैंक यू।